नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान पार्ट 2 पढ़ेंगे अपन। इससे पहले मैंने बता दिया था, बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। तो हमने बात की थी कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो 1914 से 1918 तक चला था, उसमें भारतीय सैनिकों को भर्ती किया था क्योंकि वो मानते थे कि अंग्रेज अच्छे हैं। शुरुआत में गांधी जी मानते थे कि अंग्रेज अच्छे हैं और भारत की भलाई कर देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि गांधी जी आप हमें सैनिक दीजिए, हम प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आपके देश को आजाद कर देंगे। ठीक है, तो उन्होंने भारतीय सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उन्होंने देश को आजाद नहीं किया और उसके बदले उन्होंने 3 ऐसे काम किए जिससे अंग्रेजों से गांधी जी का विश्वास पूरा उठ गया और उन्हें पता लग गया कि अंग्रेज बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जब उन्होंने भर्ती किया था भारतीय सैनिकों को, तब लोगों ने कहा था कि ये तो अंग्रेजों का एजेंट है और भर्ती कराने वाला सार्जेंट है। क्या कहा था गांधी जी को? कि ये तो अंग्रेजों का एजेंट है और भर्ती कराने वाला सार्जेंट है। तो क्या घटना हुई थी? तो सबसे पहले एक, जैसे प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने कानून निकाला, रोलेक्ट एक्ट। क्या नाम था उसका? रोलेक्ट एक्ट। तो हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन शुरू क्यों हुआ? कि उसके 3 कारण थे। पहला कारण क्या था? रोलेक्ट एक्ट। कब पारित हुआ? 18 मार्च 1919। कब पारित हुआ? 18 मार्च 1919, सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में पारित हुआ रोलेक्ट एक्ट 18 मार्च 1919। इसका उद्देश्य क्या था? रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। क्या उद्देश्य था इसका? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। और यह सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर बना था। प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में शायद ये, कि किस कमेटी की सिफारिश पर बना था? सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर रोलेट एक्ट बना था। ठीक है, इसके उपनाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला उपनाम, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। दूसरा नाम है आतंकवाद अपराध एक्ट। क्या नाम है? आतंकवाद अपराध एक्ट। तीसरा नाम है इंग्लिश में द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, ये इसके उपनाम है। ठीक है, गांधी जी ने रोलेट एक्ट को क्या कहा? तो काला कानून का। क्या कहा? काला कानून, ब्लैक लॉ। काला कानून कहा। किसके समय पारित हुआ? तो 1919। एक आता है अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, सुना होगा आपने। तो इसमें वायसराय कौन था? वायसराय का गवर्नर जनरल कौन था? तो चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ये पारित हुआ था। ठीक है, रोलेट एक्ट के बाद एनी बेसेंट ने गांधी जी को राजनीति में बच्चा कह दिया। एक तो तरफ तो अंग्रेज कह रहे थे गांधी जी को कि हम आपके देश को आजाद करेंगे, और उसके खिलाफ उन्होंने कौन सा कानून निकाल दिया? रोलेट एक्ट निकाल दिया। तो फिर एनी बेसेंट ने गांधी जी कहा कि राजनीति बच्चे हैं, तो भी इन्हें राजनीति के बारे में ज्यादा पता नहीं है। तो रोलेट एक्ट के बाद एनी बेसेंट ने गांधी जी को क्या कहा? राजनीति में बच्चा कह दिया। यह प्रश्न पूछा गया। ठीक है, नोट लगाया आपको लिखना। रोलेट समिति की स्थापना कब हुई? तो 10 दिसंबर 1917 को। रोलेट समिति की स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1917 को। फिर इसका विरोध हुआ तो 6 अप्रैल 1919 को भारत देश के अंदर सर्वप्रथम हड़ताल शब्द का प्रयोग किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 6 अप्रैल 1919 को भारत देश में सर्वप्रथम हड़ताल शब्द का प्रयोग किया गया। इससे पहले हड़ताल शब्द का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन इस कानून के बाद 6 अप्रैल 1919 को देश में सर्वप्रथम हड़ताल शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, फिर रोलेट एक्ट का देश के विभिन्न भागों में विरोध हुआ। तो इसका विरोध कहां का हुआ? किसने नेतृत्व किया? बात करेंगे। तो रोलेट एक्ट का विरोध हुआ, किसने किया? दिल्ली के अंदर हुआ एक, तो एक हुआ पंजाब के अंदर। तो दिल्ली में इसका विरोध किया था स्वामी श्रद्धानंद जी ने। किसने? स्वामी श्रद्धानंद जी ने दिल्ली में रोलेट एक्ट का विरोध किया, जो आर्य समाज के थे। किस समाज से थे? आर्य समाज के। इन्होंने कहा कि हम लगान नहीं देंगे। इन्होंने क्या सुझाव दिया? कि लगान नहीं देना तथा आंदोलन का सुझाव दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने कहा कि आप लगान मत दो और आंदोलन करेंगे हम इसके खिलाफ। ठीक है, जबकि पंजाब में इसका नेतृत्व किया था 2 जनों ने, डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नाम याद होने चाहिए आपको। पंजाब में किसने किया था रोलेट एक्ट का विरोध? डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू। आगे नाम आएगा इनका, इंपोर्टेंट है। तो रिपीट करते हैं, पूरा रोलेट एक्ट बता दिया मैंने विस्तार से, वापस समझिए। रोलेट एक्ट कब बना? 18 मार्च 1919 को सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। ठीक है, उद्देश्य क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ये सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर बना। किस समिति की सिफारिश पर? सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, उपनाम, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून, आतंकवाद अपराध एक्ट, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा और ये चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ था। इंपोर्टेंट है। ठीक है, रोलेट एक्ट के बाद एनी बेसेंट ने गांधी जी क्या कहा? ये तो राजनीति बच्चे है, राजनीति बच्चा कहकर संबोधित किया। ठीक है, नोट लगाई लिखना। रोलेट समिति की स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1917। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को देश में सर्वप्रथम हड़ताल शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, रोलेट एक्ट का विरोध किया गया 2 जगहों में, दिल्ली में, पंजाब में। दिल्ली में क्या था? स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जो आर्य समाज के थे, स्वामी श्रद्धानंद जी का कि लगान नहीं देना आपको और आंदोलन करना अपने को। ठीक है, और पंजाब में विरोध किया 2 जनों ने। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नाम याद होने चाहिए, डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। रोलेट एक्ट के बारे में बात बताना भूल गया मैं। रोलेट एक्ट के अंदर क्या था? इसमें यह प्रावधान था कि
अंग्रेज किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, मात्र संदेह के आधार पर, किसी भी शंका ये आदमी कुछ गड़बड़ कर सकता है, उसको गिरफ्तार कर सकते थे। ये थी उसकी व्याख्या, ठीक है। फिर होता है, इसके बाद होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अमृतसर पंजाब के अंदर। जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम सबने सुना है, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब के अंदर है बाग, और वैसाखी के दिन ये हुआ था। जलियांवाला बाग वैसे जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। पूछा गया क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। क्या हुआ था यहाँ पे कि डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू, मैंने बताया था ना, पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, तो दोनों गिरफ्तार कर लिया। तो इस गिरफ्तारी के विरुद्ध शांतिपूर्ण एक सभा चल रही थी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जलियांवाला बाग में एक टाइम फिक्स किया गया कि 4:30-5 बजे अपन सभी इकट्ठे होंगे, उसके खिलाफ विरोध करेंगे, ठीक है। तो समय फिक्स किया गया, तो वहां पे आ गया पंजाब का गवर्नर, आ गया REH डायर। कौन आया? पंजाब गवर्नर था उसमें REH डायर, ये आ गया, और पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आ गया MO डायर, दोनों आ गए वहां पे। तो आदेश तो इसने निकाला था, एमओ डायर ने, आया सभी को, किसी को कुछ नहीं कहा, केवल 30 सेकंड दिए कि 30 सेकंड में ऐसे भाग जाओ। तो 30 सेकंड में तो कौन क्या करे, और गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां तब तक चलती रही जब तक गोलियां समाप्त नहीं हुई। अंग्रेजों ने कहा नहीं, हमने तो पहले मौका दिया था उनको, लेकिन किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं दी गई, कोई मौका नहीं दिया गया, और गोलियां बरसाई गई, अंधाधुंध गोलियां चली। वहां पे कुआ जलियांवाला बाग के अंदर, आप सर्च करना यूट्यूब पे गूगल पे मिल जाएगा आपको। तो कुआ है, कुएं के अंदर लोग कूद गए, तो कुएं के अंदर भी लोगों को मारा गया। आज भी वहां पे गोलियों के निशान बने हुए जलियांवाला बाग के अंदर, ठीक है। तो बहुत क्रूर हत्याकांड किया गया था, और अंग्रेजों ने जानबूझकर की ये हत्या, ऐसा नहीं कि उनको मौका दिया, कोई मौका नहीं दिया। शांतिपूर्ण सभा चल रही थी, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, और उसको गोलियां चलाई गई अंग्रेजों ने, और बहुत क्रूर हत्या की गई। अलग अलग आंकड़े आते हैं, कई कौन कहता है 1000 मरे थे, कौन कहता कितने मरते थे, लेकिन बहुत सारे लोग मरे थे और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे, वो मैं बताऊंगा कितने हुए थे, क्या हुए थे, ठीक है। तो पंजाब का गवर्नर तो था REH डायर, इसने गोलियां चलवाई थी, चलो इसने दिल्ली का आदेश किसने दिया? लेफ्टिनेंट गवर्नर, बड़ा रहता अधिकारी। तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था MO डायर, तो यह हत्या करवाई थी इन्होंने जलियांवाला बाग के अंदर। तो फिर 1940 के अंदर उधम सिंह, एक क्रांतिकारी हुए हैं उधम सिंह, जो पंजाब के थे, उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल के अंदर जाकर MO डायर की हत्या की थी। ध्यान रखना, गोलियां चलाई थी REH डायर ने, जबकि उधम सिंह ने हत्या किसकी 1940 में? MO डायर की, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसकी हत्या की थी 1940 में उधम सिंह ने, लंदन के कैक्सटन हॉल के अंदर, ठीक है। फिर इसके परिणाम क्या निकले जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद? तो इसका जस्ट परिणाम क्या हुआ, इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई सर या नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। ध्यान सुनना, जस्ट इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में टैगोर जी बहुत दुखी हुए, रविंद्रनाथ टैगोर जी, और उन्होंने अंग्रेजों द्वारा दी गई सर या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। क्यों सी उपाधि? सर या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, ठीक है। ये वाला इंपोर्टेंट यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट बाद में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के परिणाम में शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके दो कमेंट है इंपोर्टेंट पूछे गए हैं, वो भी जलियांवाला बाग हत्याकांड को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या कहा। मोंटेग्यू है ना, मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड वाला, सुधार अधिनियम 1919 वाला, वो। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या कहा, जबकि CF एंड्रूज ने कहा कि यह जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। CF एंड्रूज ने क्या कहा कि जानबूझकर की गई क्रूर हत्या। रिपीट करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में वैसाखी के दिन। जलियांवाला बाग जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण वापस सभा चल रही थी। अंग्रेज आया और उन्होंने बिना कोई किए 3 सेकंड का टाइम लेके गोलियां चलानी शुरू की। गोलियां तब तक चलती रही जब तक गोलियां बंदूक में खत्म नहीं हो गई, ठीक है। कुएं के अंदर लोग कूदे, कुएं के अंदर उनको गोलियां मार दी गई, ठीक है। पंजाब का गवर्नर था उसमें REH डायर, इसने गोलियां चलवाई थी, ठीक है। जबकि पंजाब लेफ्टिनेंट गवर्नर था MO डायर, इसने आदेश दिया था, ठीक है। 1940 में उधम सिंह ने लंदन के कैक्सटन हॉल में MO डायर की हत्या की थी, ठीक है। परिणाम क्या हुआ? इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा दी गई सर या नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी, और शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। दो कमेंट है, पहला कमेंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड को मोंटेग्यू ने क्या कहा? निवारक हत्या कहा। मोंटेग्यू ने कहा कि जलियांवाला बाग तो एक निवारक हत्या है, जबकि CF एंड्रूज ने कहा जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। फिर इसकी जांच के लिए दो कमेटियां बनाई गई, तहकीकात कमेटी बनाई गई, तो बताएंगे कौन कौन सी अंडर कमेटी बनाई गई, दोनों कमेटियां बनाई गई, अभी बताता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए दो कमेटियां बनाई गई, एक तो कांग्रेस द्वारा, एक अंग्रेजों द्वारा। तो जांच कमेटी बनाई गई दो, पहली तहकीकात कमेटी कांग्रेस द्वारा स्थापित। ध्यान रखना, स्वतंत्रता से पूर्व, आजादी से पहले कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी, कांग्रेस एक संस्था थी, एक संगठन था, ठीक है, कोई पार्टी नहीं थी। तो तहकीकात कमेटी का गठन किया गया कांग्रेस द्वारा स्थापित, और हंटर कमेटी बनाई गई अंग्रेजों द्वारा स्थापित या ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित, ठीक है। तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता बनाई गई तहकीकात कमेटी। इसके अनुसार इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1000 लोग मारे गए थे तथा 3000 लोग घायल हुए थे। तहकीकात कमेटी में मदन मोहन मालवीय के अनुसार
जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1,000 लोग मारे गए थे और 3,000 लोग घायल हुए थे। इसमें 4 सदस्य थे। देखिए कौन कौन थे सदस्य। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। गांधी जी थे जिन्होंने रिपोर्ट का प्रारूप लिखा, तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट का प्रारूप लिखा। मोतीलाल नेहरू थे और CR दास यानी चित्तरंजन दास भी इसके अंदर सदस्य थे। ठीक है, तहकीकात कमेटी के अंदर। जबकि हंटर कमेटी कहती है जो अंग्रेज द्वारा स्थापित थी, उसने कहा कि नहीं नहीं, हंटर कमेटी में क्या थे, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। 3 भारतीय कौन थे, CH सितलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद। अगर आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो तब आपको तीनों नाम याद होने चाहिए। 3 भारतीय कौन थे हंटर कमेटी में, CH सितलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद। इस कमेटी ने कहा, हंटर कमेटी ने, कि नहीं नहीं 1,000 लोग नहीं मारे गए। इसके अनुसार केवल 379 लोग मारे गए, 379 पीपल किल्ड, और 1,200 लोग घायल हुए थे सेंट्रल कमेटी। जबकि हमारी तहकीकात कमेटी ने कहा था कि नहीं 1,000 लोग मारे गए थे और 3,000 लोग घायल हुए थे। तो देख ली 2 कमेटियां बनेगी। ठीक है, फिर इसके परिणाम क्या निकले। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सहानुभूति दिखाने के लिए क्या किया कि देखो उनके अनुसार कानून था कि जो था लॉर्ड ये वाला जनरल डायर था, जनरल डायर को कोई फांसी नहीं दी गई क्योंकि उनके यहाँ कानून फांसी का नहीं था कि नौकरी से हटा सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जनरल डायर REH डायर है ना, REH डायर को नौकरी से हटा दिया। और ब्रितानी अखबारों ने, ब्रिटेन के जो अखबार होते हैं उन अखबारों ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा। किसे, जनरल डायर को क्या कहा, ये तो ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है। और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। देखो इतना सारा किया, अंग्रेज कल नौकरी निकाल दी दिखाने के लिए कि हमने नौकरी से निकाल दिया। और क्या उपाधि दी थी, ब्रिटानी अखबारों ने तो उसे कहा ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, और ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे कहा ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। तथा एक पार्टी हो रही थी अंग्रेजों की जिसके अंदर ब्रिटिश सरकार ने इसे यानी जनरल डायर को मान की तलवार भेंट की, तलवार भेंट की, ये देखिए आपने साम्राज्य का नाम रोशन किया ब्रिटिश सरकार का, ऐसा किया। तो देख ले अंग्रेजों ने ऐसा कितना किया। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक चमनदीप था, चमनदीप। चमनदीप ने क्या बनी, डंडा फौज बनाई। पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार, डंडा फौज किसने गठित की थी, किसने बनाई थी, चमनदीप ने। क्या करता था चमनदीप कि मतलब रात को जो अंग्रेज कहीं मिल जाए तो मुंह पे मुकट्टा बांध के डंडा लेके उसे पीट के भाग गया जाते थे ऐसे। तो 4-5 जनों का गुट था, कहीं भी कोई अंग्रेज दिख गया रात को उसको मार के मुंह बंधा हुआ रख देता था, मुंह से किसी को पता नहीं लगता कौन है, तो डंडा मार के वापस भाग जाते थे। फिर एक दिन चमनदीप को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जस्ट बाद चमनदीप ने डंडा फौज बनाई थी। ठीक है, रिपीट करते हैं। जांच कमेटियां जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 2 गठित की गई। एक तो भारतीयों द्वारा, तहकीकात कमेटी कांग्रेस द्वारा स्थापित थी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। इसके अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 1,000 लोग मारे गए, 3,000 लोग घायल हुए। इसमें 4 सदस्य थे, MMM मोतीलाल सॉरी ये मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे इसमें। गांधी जी ने रिपोर्ट का प्रारूप लिखा, मोतीलाल नेहरू और CR दास यानी चित्तरंजन दास। जबकि हंटर कमेटी अंग्रेजों द्वारा स्थापित थी, इसमें 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। 3 भारतीय कौन कौन थे, CH सितलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद। ठीक है, इसके अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 पीपल किल्ड तथा 1,200 लोग घायल हुए थे। ओके, फिर अंग्रेजों ने क्या किया, तो अंग्रेजों ने दिखाने के लिए जनरल डायर को नौकरी से निकाल दिया और ब्रितानी अखबारों ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा और ब्रितानी लॉर्ड सभा ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और इसे मान की तलवार भेंट की ब्रिटिश सरकार ने। और जस्ट इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद चमनदीप ने डंडा फौज बनाई थी। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, तीसरा कारण है खिलाफत आंदोलन। SCO का आंदोलन का तीसरा कारण क्या था, खिलाफत आंदोलन। 24 नवंबर 1919 को शुरू हुआ। कब हुआ, 24 नवंबर 1919 को शुरू हुआ। भारत में इसका नेतृत्व किया था अली बंधुओं द्वारा। किसके द्वारा, अली बंधुओं द्वारा भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। अब सर खिलाफत आंदोलन क्या पूछोगे, तो खिलाफत आंदोलन इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक नहीं है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। क्या हुआ था कि तुर्की का विभाजन किया गया, तो तुर्की में क्या मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बैठता था। आप ऐसा समझ सकते हो, मुसलमानों को जो सबसे बड़ा नेता यानी सबसे बड़ा जो इष्ट होता था उसे बोलते थे खलीफा। क्या होता था, खलीफा का पद होता था। तो खलीफा वहां बैठता था तुर्की में। तो फिर तुर्की का विभाजन किया गया तो विश्व के मुसलमानों को लगा कि अपने खलीफा पद संकट में जाएगा, क्योंकि अगर तुर्की का विभाजन हुआ तो खलीफा पद नष्ट हो जाएगा। तो सभी मुसलमानों ने उसका विरोध किया। तो फिर गांधी जी सोचा कि अगर खिलाफत आंदोलन में अगर मैं इनका साथ दूं, इनके साथ हो जाएं, तो हिंदू तो अपने साथ दे ही रहे हैं, मुसलमान भी आ जाएंगे, हिंदू मुसलमान में एकता हो जाएगी और ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देगा। तो इसलिए खिलाफत आंदोलन से गांधी जी जुड़ गए और गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया। तो खिलाफत आंदोलन शुरू होता है 24 नवंबर 1919 को। भारत में इसका नेतृत्व करते हैं अली बंधुओं द्वारा। किसके द्वारा किया गया, अली बंधुओं द्वारा, मोहम्मद अली, शौकत अली। ठीक है, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी गठन कब किया गया, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी गठन किया गया सितंबर 1919 में। कब किया गया, सितंबर 1919 में, जबकि शुरू हुआ था 24 नवंबर 1919 से खिलाफत आंदोलन। ठीक है, कारण क्या था इसका बता दिया मैंने, तुर्की के मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों से खलीफा पद बचाने हेतु। मैंने कहा खलीफा पद संकट में आ गया तो तुर्की के मुसलमानों शुरू किया और फिर विश्व के जितने मुसलमान सभी ने इसका विरोध किया, सभी ने आंदोलन किया, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो तुर्की के मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों से खलीफा पद बचाने हेतु। कौन सा पद, खलीफा, यानी मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता, आप इसे मान सकते हो, सबसे बड़ा पद होता है खलीफा। ठीक है, तो नेतृत्व किसने किया भारत में इसका, मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक तो किया अबुल कलाम आजाद जी ने। ठीक है, मोहम्मद अली, शौकत अली, जफर अली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद अली, शौकत अली, जफर अली, दो नाम याद होने चाहिए।
खिलाफत आंदोलन का भारत में नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली, शौकत अली, जफर अली, ठीक है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसरत मोहानी, किस कौन? हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी। और भारत में नेतृत्व किसने किया? मेन नेतृत्व तो गांधी जी द्वारा, गांधी द्वारा। ये सभी थे उसमें कार्य, सभी आंदोलन करता, लेकिन नेतृत्व किसने किया? तो गांधी जी ने किया। मैंने कहा हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, हिंदू मुसलमान को एक करने के लिए, ठीक है। फिर सेबरी की संधि की गई, कारण क्या हुआ? फिर बाद में क्या हुआ इसका परिणाम? तो सेबरी की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। कौन संधि द्वारा? सेबरी की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। और उसके बाद तुर्की में कमाल पाशा की सरकार है। किसकी सरकार आई? कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार बनी तुर्की के अंदर, ठीक है। और 1924 में खलीफा पद समाप्त कर दिया गया, यानी 1924 में खलीफा पद समाप्त हो गया, ठीक है। और खलीफा के लिए लड़ रहे थे सभी, तो 1924 में खलीफा पद समाप्त हो गया, क्योंकि तुर्की क्या हुआ? विभाजन हो गया सेबरे की संधि द्वारा। ओके, ठीक है। अब विशेष लगा कोई पॉइंट लिखने। इसके बाद क्या हुआ? अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की उपाधि त्याग दी। खिलाफत आंदोलन के दौरान अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की उपाधि त्याग दी, ठीक है। पूछा गया यूपीएससी में, है ना। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय ने भाग नहीं लिया तथा कांग्रेस की भागीदारी का भी विरोध किया। मदन मोहन मालवीय जी ने इसका विरोध किया था और कहा था कांग्रेस को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए, और कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था मदन मोहन मालवीय जी ने, ठीक है। ओके, खिलाफत आंदोलन को दिसंबर 1919 में हुए कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में और बढ़ावा मिला। दिसंबर 1919 में क्या हुआ? कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ, ये नवंबर में शुरू हो गया, तो बढ़ावा कहां मिला इसको? तो कांग्रेस के दिसंबर 1919 के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और बढ़ावा मिल गया, ठीक है। सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन का प्रमुख मुद्दे क्या थे? दो मुद्दे थे, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा खिलाफत आंदोलन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। ओके, फिर जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी, क्योंकि गांधी चाहते थे कि धर्म एक हो जाए, हिंदू मुस्लिम एक हो जाए और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेंगे और सहयोग करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना इसका विरोधी था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की बात कही, सलाह दी उन्हें। और जिन्ना खिलाफत आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का विरोधी था। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का विरोधी भी था। रिपीट करते पूरा। खिलाफत आंदोलन 24 नवंबर 1919 अली बंधुओं द्वारा शुरू किया गया भारत में, ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी गठन किया गया सितंबर 1919 को। कारण क्या था इसका आंदोलन का? तो तुर्की के मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों से खलीफा पद बचाने हेतु। कौन सा पद? खलीफा पद को बचाने हेतु। ओके, नेतृत्व किया भारत में मौलाना अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, जफर अली, हसरत मोहानी, डॉक्टर अंसारी। और मूल नेतृत्व किसने किया पूरा? तो गांधी जी, ठीक है। सेबरी के संधि द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया और उसके बाद तुर्की में कमाल पाशा की नई सरकार आई और 1924 में खलीफा पद समाप्त कर दिया गया। ओके, विशेष लगाई पॉइंट लिखना। पहला, अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की उपाधि त्याग दी खिलाफत आंदोलन के बाद, ठीक है। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय ने भाग नहीं लिया और कांग्रेस की भागीदारी का भी विरोध किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय ने। ओके, खिलाफत आंदोलन को दिसंबर 1919 में हुए कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में और बढ़ावा मिला। कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन, दिसंबर 1919, ठीक है। सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा क्या था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, ठीक है। जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी और मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने का विरोधी भी था। तो ये तीन कारण मुख्य थे। एक तो रोलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया और खिलाफत आंदोलन हो गया। इसके बाद गांधी जी अपना बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, असहयोग आंदोलन, यानी अंग्रेजों का हम सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजी वस्तुओं, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजी कपड़ों को चलाएंगे, अंग्रेजों का बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। तो वो वाली बात करेंगे हम अगले भाग में। आशा करता हूं आपको अच्छा समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना और नोट्स पूरे बनाना। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। धन्यवाद।